हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मोर। इसमें हम लोग बीएससी बॉटनी फर्स्ट ईयर के प्रोकैरियोट्स एंड वायरस पढ़ रहे हैं, जिसमें जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ वायरस, इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ वायरस कवर की थी। अब उसी के कंटिन्यूएशन में हमने सेकेंड पार्ट बनाया है, ओरिजिन ऑफ वायरस। ओरिजिन ऑफ वायरस का मतलब होता है कि उत्पत्ति कैसे हुई वायरस की धरती पे। तो पहले हम पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ वायरस, इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग हर जो साइंटिस्ट थे वो दो ग्रुप में डिवाइडेड थे, जो दोनों का अलग अलग मानना था। कुछ मानते थे, ये एआई ओप्रिन जी की बात, ये कहते थे कि सी में, समुद्र में क्या हुआ होगा, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स रहे होंगे, प्रोटीन्स के, फैट के, कार्बोहाइड्रेट के, जिन्होंने मिलके एक सिंगल कॉम्प्लेक्स लाइफ यूनिट बनाई होगी। और ये किसी परफेक्ट प्रोपोर्शन में रहे होंगे, किसी एक परफेक्ट रेशियो में। जैसे दो प्रोटीन मॉलिक्यूल मिले होंगे और दो फैटिंग, मान लो फैट एसिड मिले होंगे, और उन्होंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दिया। ठीक है, उन्होंने बोला ऐसा कुछ हुआ होगा और लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। फिर उन्होंने लास्ट पॉइंट ये लिखा, वायरस इज अ प्रोटीन यूनिट विच इज़ कॉम्प्लेक्स एंड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि वायरस का जो आउटर कवरिंग था, ये जो आउटर लेयर था, ये किसका बना हुआ था? प्रोटीन का बना हुआ था। इसलिए क्या हुआ, वायरस क्या है? प्रोटीन यूनिट बोल दिया इन्होंने। एंड विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स कनेक्टिंग लिंक। अब कनेक्टिंग लिंक ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वायरस के पास दोनों के फीचर थे, लिविंग के भी और नॉन लिविंग के भी, इसलिए क्या हो गए? कनेक्टिंग लिंक। अब हम आगे देखेंगे कि कौन से फीचर्स लिविंग के थे और कौन से नॉन लिविंग के थे। तो ये जो पॉइंट है लास्ट वाला, ये एआई ओप्रिन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और फिर हम आते हैं दूसरी थ्योरी में। तो ये दूसरी थ्योरी जो थी, ये क्या कहती थी? The other view was higher microorganism lost capability of completing the life cycle। इसका क्या मतलब हुआ कि ये मानते थे कि क्या हुआ होगा, वायरस हाईली इवॉल्व्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे। जैसे कि जितने भी एनिमल हैं अर्थ में, जितने भी पृथ्वी पे जानवर हैं, उसमें इंसान को क्या माना जाता है? सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड माना जाता है ना। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, मतलब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप के, उनमें ये सबसे इवॉल्व रहे होंगे। विच लॉस्ट द केपेबिलिटी, मतलब क्या हुआ, उनमें कुछ ऐसा हो गया, कुछ कुछ हुआ होगा जिसके कारण वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? दे बिकम पैरासाइट इंस्टेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने क्या किया? इंडिपेंडेंट, अकेले रहने की बजाय वो पैरासाइट बन गए। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस पे आके कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म चिपक गया, तो ये क्या करेगा? इसका खाना लेगा और इसी को हर्ट करेगा। ठीक है, इसी पे हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला जो अपना सेकेंड वाला, ये क्या हो जाएगा? पैरासाइट। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो इन्होंने बोला, जो सेकेंड थ्योरी जिन लोगों ने दी, उन्होंने बोला कि हाईली इवॉल्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे होंगे, और उनकी जो कैपेबिलिटी है लाइफ साइकिल कंप्लीट करने की, वो लॉस कर चुके होंगे, और वो क्या बन गए होंगे? पैरासाइट। फिर क्या होगा? फिर इन्होंने क्या बोला? और उसका स्ट्रक्चर रिड्यूस टू वेरी स्मॉल न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। तो उन्होंने क्या बोला कि और ये जो वायरस रहे हैं, इन्होंने अपना साइज़ बहुत छोटा कर लिया। अब ऐसा करने का अलग अलग रीज़न हो सकता है, मतलब अलग अलग व्यू हो सकते हैं कि ऐसा साइंटिस्ट ने क्यों बोला, पर मेरे अकॉर्डिंग ऐसा रहा होगा कि जो वायरस है वो डिपेंडेंट था और उसको हर टाइम होस्ट नहीं मिल रहा था। डिपेंडेंट होना मतलब वो किसी और पर आश्रित था, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, और हर टाइम उसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहा था जिस पे वो आश्रित रह सके। इसलिए उसने क्या किया, अपना ये वाला जो एरिया है ये रिड्यूस कर लिया, अपना साइज़ छोटा कर लिया, ताकि वो ज़्यादा देर तक अपने खाने को या जो भी उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी है वो चला सके। और ये थर्ड पॉइंट तो हम जानते हैं, रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑकर नॉर्मली। ये हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिप्रोडक्शन है वो नॉर्मली नहीं होता, वो हमेशा तभी होता है जब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा होता है। वायरस ओनली रिप्रोड्यूस व्हेन इट इज़ इनसाइड द लिविंग सेल। वायरस तभी रिप्रोडक्शन शो करता है जब वो किसी और लिविंग सेल के अंदर हो। फिर डिस्क्रिमिनेटिंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। डिस्क्रिमिनेटिंग कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होता है कि जैसे
धरती में अलग अलग तरीके के लोग हैं, सब में कुछ ना कुछ अलग होता है, इसीलिए हम उसको मतलब सिर्फ लोगों नहीं, जैसे सारे एनिमल्स हैं तो हम उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। और हमको कैसे पता चलता है कि वो गाय है, क्योंकि उसमें गाय जैसे कैरेक्टर होते हैं। ऐसे ही कुछ, और वो गाय में जो कैरेक्टर होंगे स्पेसिफिकली वो किसी और हमको जानवर में नहीं मिलेंगे। ऐसे ही वायरस के कुछ अलग कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ वायरस में मिलते हैं, हम यहाँ उनको पढ़ेंगे। ये फर्स्ट वाला तो शेप एंड साइज में भी है। द साइज ऑफ एनिमल वायरस कॉजिंग फूड एंड माउथ डिसीज, द स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस कॉजिंग फूड एंड माउथ डिसीज of a cattle is 10 nanometer, while the smallest plant virus alfalfa mosaic virus is 17 nanometer. तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, जो एनिमल के ऊपर पैरासाइट रहता है सबसे छोटा, वह फूड एंड माउथ डिसीज कॉज करता है। कैटल्स में होता है और 10 नैनोमीटर उसका साइज होता है। ये नोट करें कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। ये नैनोमीटर काफ़ी जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो एनिमल में होता है वो कौन सा डिसीज कॉज करता है, फूड एंड माउथ, और कितने साइज का होता है, 10⁻⁰ नैनोमीटर का। और कैटल्स का मतलब क्या होता है, कैटल्स मतलब 4 पैर वाले जानवर जिनको हम पेट बना सकते हैं, मतलब जिनको हम घर में पालते हैं। और वो जैसे गाय हो गई, बैल हो गई, बकरी, तो वो किस में आएगी, कैटल्स में आएगी। फिर सेकंड क्या है, शेप, स्फेरिकल, क्यूबिकल, एलोंगेटेड, रॉड शेप्ड, हेलिकल, टैडपोल लाइक, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, शेप एक तरीके का नहीं होता कि सारे के सारे सर्कुलर हैं, सारे के सारे स्फेरिकल हैं, ऐसा नहीं होता। इनका शेप अलग अलग होता है, क्यूबिकल होता है, किसी का एलोंगेटेड होता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का वायरस है। फिर थर्ड पॉइंट है, कैन बी पर्सिपिटेटेड फ्रॉम सस्पेंशन एंड कैन बी क्रिस्टलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो जैसा हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था साइंटिस्ट एंड एक्सपेरिमेंट में, जो WM स्टैनले थे उनको नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस किया था। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस किया था, तो ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस समझ में आता है। और पर्सिपिटेट क्या होता है, जैसे हम मिट्टी को अगर हम किसी एक जार ले लें, एक कोई भी मग ले लें और उसमें पानी भर दें और उसमें हम मिट्टी डाल दें और उसको घुमाने लगें, थोड़ी देर बाद वो मिट्टी ज़मीन पे नीचे बैठ जाती है, उसको हम पर्सिपिटेट कहते हैं। तो जो वायरस है वो पर्सिपिटेटेड हो सकता है सस्पेंशन से, वही घुला जैसे घोल दो उसको पानी में तो वो नीचे बैठ जाता है। होस्ट स्पेसिफिक, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको होस्ट स्पेसिफिक इज़ ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि अगर वो एक वायरस एक एनिमल को हर्ट कर रहा है तो वो सिर्फ एनिमल को ही हर्ट करेगा, वो आज एनिमल को हर्ट कर रहा है कल प्लांट को हर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं करेगा। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर सेंसिटिव टू एटमॉस्फेयर, ATM इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर, तो ये ATM की जगह आप प्रेशर लिख सकते हैं। दे आर सेंसिटिव टू प्रेशर कंडीशंस, हीट, UV रेज, ड्रॉट एंड ह्यूमिडिटी। मतलब क्या होता है कि जो जैसे हम इंसान हैं, हम किसी एक कंडीशन पे ही जी सकते हैं, लेकिन ये जो वायरसेस हैं, अलग अलग वायरस सिर्फ एक ही, जैसे कि एक वायरस है वो 10 ATM प्रेशर पे रह रहा है, तो हो सकता है दूसरा वायरस 100 ATM पे रह रहा हो, पर जो 10 ATM पे रह रहा है वो 100 ATM पे नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इनको जिंदा रहने के लिए एक स्पेसिफिक प्रेशर, हीट, UV रे मतलब ड्रॉट, एरिया, पानी सब एक अमाउंट में चाहिए। UV रेज में मोस्टली जो वायरसेस हैं वो किल हो जाते हैं, जनरली जो वायरस हैं वो UV रेज के प्रेजेंस में डेड हो जाते हैं। फैट एंड पॉलीसेक्राइड्स आर एब्सेंट, जो फैट और पॉलीसेक्राइड है वो एब्सेंट रहता है। फिर ये पॉइंट क्या है, वायरस आर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि वाई, ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से लिखें कि वाई वायरसेस कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम, ये पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, वाई वायरस कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल मैनर, तो ये इसका आंसर ये होगा कि वायरस आर इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसका मतलब क्या होता है, जो वायरस होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। इंट्रासेल्युलर मतलब जब तक वो सेल के अंदर हैं, जिंदा सेल के अंदर हैं, तभी तक वो क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। और जैसे ही वो सेल मर जाता है जिसके अंदर वो हैं, तो वो भी मर जाते हैं, इसलिए उनको लैब में कल्चर नहीं किया जा सकता, ठीक है।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए इट इज़ टू बी नोटेड कि वायरस आर इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, दे कैन नॉट बी कल्चर्ड ऑन एन आर्टिफिशियल कल्चरल मीडियम, दैट्स वाई दे कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है नेचर और बायोलॉजिकल, इसके बाद ये पॉइंट है अपना नेचर और बायोलॉजिकल स्टेटस ऑफ वायरस। तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पता ही है। नॉन लिविंग लार्ज केमिकल मॉलिक्यूल्स, तो ये ज़िंदा नहीं होते जब तक बॉडी के बाहर होते हैं, और ये लार्ज केमिकल मॉलिक्यूल से बने होते हैं। फिर ये थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनिज्म बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो इनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक बताया जाता है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लिविंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस। जैसा कि मैंने बोला था कि अपन आगे पढ़ेंगे, तो ये अपना टॉपिक है लिविंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस। ये क्वेश्चन आ सकते हैं 3 नंबर वाले में कि व्हाट आर द वाई द वायरस इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक, और इसका आंसर ये स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड में आएगा कि लिविंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस। तो पहला क्या है, डेफिनेट शेप एंड साइज। तो क्या होता है, वैसे तो अलग अलग है, कोई क्यूबिकल हो सकता है, कोई स्फेरिकल हो सकता है, लेकिन जो क्यूबिकल है वो क्यूबिकल ही रहेगा। वो पानी जैसा नहीं है कि यहाँ अगर क्यूबिकल में डाल दो तो क्यूबिकल और स्फेरिकल में डाल दो तो स्फेरिकल, ऐसा नहीं होता। अगर वो क्यूबिकल है इट इज़ सॉलिड शेप। ठीक है, तो डेफिनेट शेप एंड साइज, तो उसका साइज और शेप हमेशा एक ही जैसा बना रहेगा। सेकेंड, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ऐसे ही वायरस के अंदर भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जैसे अगर हम जिंदा हैं, हमारे अंदर डीएनए, तो ये भी जिंदा होंगे क्योंकि इनके अंदर भी क्या है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या है, म्यूटेशन ऑकर। म्यूटेशन, अभी जैसे हमको पता है, मतलब हम जानते हैं, हमने ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ा है, तो आपको भी पता होगा कि जैसे पहले हम बंदर थे, फिर उनमें रिप्रोडक्शन होते होते कुछ कुछ चेंजेस आते गए, और उस चेंज के कारण हम क्या हुआ, मंकी से क्या बन गए, ह्यूमन। ऐसे ही इनमें भी म्यूटेशन होता है, इनमें भी चेंज होता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन पापा और बच्चे के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से। तो अगर हम में भी म्यूटेशन होता है, इनमें भी म्यूटेशन होता है, हम भी लिविंग है तो ये भी क्या होंगे, लिविंग ही है। फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट की हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि अगर जैसे ये एक सेल है, अगर ये इसके साथ है तभी जिंदा है, अगर इसको इससे अलग कर दिया जाए, कल इसको काट के इसको फेंक दिया जाए इधर, तो क्या होगा, ये मर जाएगा। तो ये क्या हुआ, ऑब्लिगेट पैरासाइट। होस्ट स्पेसिफिक बता चुके हैं, सेंसिटिव टू टेम्परेचर, केमिकल सब्सटेंस, ये भी हम बता चुके हैं। ठीक है, फिर नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। अभी अपन ने लिविंग पढ़ी, अब ये नॉन लिविंग है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस कैन बी डन। जो लिविंग है उनका क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, कोई भी लिविंग मैटर का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, और इसके क्रिस्टलाइजेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गए, डेड। फिर रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर। आप सबको पता है कि प्लांट ब्रीथ करते हैं, है ना, जितने भी पेड़ हैं वो सब क्या करते हैं, ब्रीथ, और जितने भी एनिमल हैं वो सब क्या करते हैं, सांस लेते हैं। दोनों ही, मतलब प्लांट हो या एनिमल, सांस लेते हैं, है ना। लेकिन जो हमारे पंखा, कूलर, ये सब सांस नहीं लेते, तो हम इनको क्या कहते हैं, नॉन लिविंग। ऐसे ही जो वायरसेस हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन नहीं करते, वो सांस नहीं लेते, तो वो भी क्या हो गए, नॉन लिविंग। फिर ये लिखा है थर्ड पॉइंट, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे एक्ट एज एन इनर्ट लाइक अ केमिकल सब्सटेंस। अगर वो लिविंग के बाहर हैं तो वो सिर्फ क्या करते हैं, एक रासायनिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस की तरह ही बिहेव करते हैं। इसलिए ये क्या लगता है, ये क्या है, डेड हैं, क्योंकि जितने भी केमिकल्स तुम जानते हो, जैसे नमक मान लो, द मोस्ट नोन, द मोस्ट कॉमन नमक NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना। तो ये इसको लिविंग बोलते हैं क्या, हम नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि ये सांस नहीं ले रहा, कुछ नहीं हो रहा इसमें, तो ये क्या है, डेड है। और ये भी कैसे एक्ट करते हैं, वायरसेस भी कैसे एक्ट करते हैं, डेड, क्योंकि वो भी केमिकल जैसे एक्ट करते हैं, तो हम क्या इसको कंसीडर करेंगे, डेड। डू नॉट शो अप द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब देखो, हम जब खाना खाते हैं, जैसे हमने NaCl लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम खाएंगे तो मुंह में चबाएंगे तो क्या होगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्या होगा, टुकड़े टुकड़े, एकदम पाई पाई अलग हो जाएगी। और फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद वही पाई पाई मिलके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगी ताकि हमको एनर्जी दे सके। तो क्या हुआ, पहले टूटे फिर जुड़े। इनमें क्या होता है, इनमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता, मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है। और मेटाबॉलिज्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू शो दैट समथिंग इज लिविंग। अगर हमको क्लासीफाई करना है कि कोई चीज़ जिंदा है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हम सबसे पहले उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक पॉइंट यही होता है।
अगर कोई ज़िंदा है तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी। बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे ग्रोथ, तो ग्रोथ क्या होता है, जैसे माउंटेन है, माउंटेन की भी ग्रोथ बढ़ जाती है। अगर मान लो आइस फॉल हो रहा है माउंटेन में, तो माउंटेन की ग्रोथ बढ़ जाएगी, पर वो जिंदा नहीं होगा, है ना, वो जिंदा नहीं क्लासीफाई करेंगे। लेकिन अगर माउंटेन के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो हम उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, लिविंग। फिर ये आया मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड लिविंग होस्ट, तो बाहर तो वो डेड ही माने जाएंगे क्योंकि सिर्फ अंदर ही डिवाइड कर रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। अब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में क्या है, वन न्यूक्लिक एसिड इज सराउंडेड बाय अ कैप्सिड। कैप्सिड मतलब क्या होता है, लेयर। तो एक न्यूक्लिक एसिड है, जैसे ये न्यूक्लिक एसिड है, और ये एक कैप्सिड से ऐसा कवर रहता है, ठीक है, ये कैप्सिड से कवर रहता है। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। ऐसे ये कैप्सिड से एक सिंगल लेयर नहीं रहता, ऐसा 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 मान लो, तो ये ऐसा ऐसा क्या है, ये छोटे छोटे प्रोटीन सब यूनिट है। जैसे मान लो ये ए नाम है इसका, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सब मिलके एक कैप्सिड लेयर बनाते हैं, ठीक है। और ये ए बी सी को क्या कहेंगे, कैप्सोमियर, विच प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू द वायरस पार्टिकल्स। तो ये कैप्सिड का मेन इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर पूछें व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ कैप्सिड, तो उसका आंसर क्या होगा, इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू द वायरस पार्टिकल्स। क्या होगा, इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू द वायरस पार्टिकल्स, ठीक है, गुड। अब इसके बाद आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। ये चार्ट ये बताता है कि अगर वायरस का शेप अलग अलग होता है तो हम उसको मतलब कैसे पता करेंगे कि ये वायरस कौन सा है, ये वायरस कौन सा है, क्या क्या शेप होते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है। तो ये है पहला, क्यूबिकल, पॉलीगोनल और स्फेरिकल। अगर कोई वायरस आपको मिलता है, जैसे आपको कोई वायरस, आप कुछ कर रहे थे और आपको एक वायरस मिल गया, ठीक है, तो अगर आपको वायरस मिल गया तो आप उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे कि कौन सा होगा, पहले आप उसका क्या देखेंगे, शेप। अगर वो क्यूबिकल है, पॉलीगोनल है और स्फेरिकल है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा मतलब इस कैटेगरी का है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि वो नेकेड है या उसमें एनवेलप है। नेकेड का मतलब क्या होता है, सिर्फ ऐसे जेनेटिक मटेरियल होगा। एनवेलप का मतलब जेनेटिक मटेरियल के ऊपर यहाँ पे एक लेयर होगी ऐसी, ठीक है, एक लेयर तो होती ही है और एक लेयर ये एनवेलप वाली होगी, ठीक है। ये दो सर्कल हैं, पता नहीं क्या हो गया इसमें। तो अगर नेकेड हुआ तो इसको हम इसमें लग देंगे कि हाँ भाई नेकेड है, इसमें होगा। अगर एनवेलप है उसमें तो या तो वो टेट्रा होगा, या तो ऑक्टा, या तो आइसोस्केलेटल, ठीक है। अगर टेट्रा हुआ तो उसमें कितनी लेयर होंगी, 4। अगर उसमें 4 लेयर दिख गई तुमको एनवेलप पे तो इसमें पुट कर देंगे, अगर 8 दिखी तो इसमें, और अगर उससे ज़्यादा दिखी तो इसमें पुट कर देंगे। फिर आता है हेलिकल और सिलेंड्रिकल। अगर हेलिकल हुआ या सिलेंड्रिकल हुआ तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें हम डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये डायग्राम होता है, ठीक है, ये वाला डायग्राम होता है। तो देखो इसमें क्या है, एक आरएनए है जो कैसा है, स्फेरिकल अरेंज्ड है। फिर उसके बाद चारों तरफ क्या है, कैप्सोमेयर की लेयर है। ये क्या है, कैप्सोमेयर, ठीक है। तो ये कैप्सोमेयर की लेयर और ये छोटे छोटे सब यूनिट्स क्या दिखा रहे हैं, ये कैप्सोमेयर दिखा रहे हैं, छोटे छोटे सब यूनिट। और अगर हम इस पूरी रिंग को कंसीडर करें तो वो क्या दिखाएगा, कैप्सिड। और ये जो आपको ये दिख रहा है ब्लैक कलर का बड़ा सा, वो क्या है, वो है आरएनए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्या बताए, कैप्सोमियर अरेंज इन स्पाइरल मैनर। हमने देख लिया कि वो स्पेरिकल मैनर में ऐसे ऐसे अरेंज था, ठीक है। कैप्सिड लाइक अ हॉलो, तो कैप्सिड क्या बना रहा था, ऐसे हॉलो में इसके चारों तरफ था, है ना, ये था, यहाँ बीच में हॉलो बन रहा था। न्यूक्लिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल स्पायरिंग, तो ये देखो स्पायरल है। और सिलेंड्रिकल क्यों बोलता है, क्योंकि ये ऐसे लेयर होती है, ऐसे जो स्पायरल होती है, ठीक है, ये समझ में आया। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, अगर वो क्यूबिकल, पॉलीगोनल और स्फेरिकल नहीं है, हेलिकल, सिलेंड्रिकल भी नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे, तो फिर उसकी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होगी, मतलब अलग अलग शेप मिला के कोई शेप बना रहा होगा वो। जैसे कि बैक्टीरियोफेज का ये डायग्राम देखिए आप, इसमें आप कोई एक बता नहीं सकते हैं कि ये स्फेरिकल है कि कौन सा शेप है। क्यों नहीं बता सकते इसमें, क्योंकि इसमें ऊपर तो डायमंड शेप है, फिर नीचे स्ट्रेट है, फिर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ टेल है ना। तो इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर से कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है, इसलिए हम इसको क्या नहीं कह सकते, एक डेफिनेट बोल नहीं सकते कि हाँ ये क्यूबॉइडल है ना। तो ये किस में आता है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में दो आते हैं, एक बैक्टीरियोफेज, एक वैक्सीना वायरस।
वकाइना वायरस। तो बैक्टीरियोफेज तो हमने देख लिया, टैडपोल लाइक, टैडपोल जैसा दिखता है, पॉलीहेड्रल शेप, वो हमने शेप देखा, उसका डायमंड शेप का था, एंड हेलिकल ट्रेल, और उसकी जो टेल थी वो भी देख ली। और जो ये वायरस होता है वैक्सीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वायरस होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये लार्ज साइज़ का होता है, बिना माइक्रोस्कोप के ये दिख सकता है, आप इसको बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं, एंड हैव अ माइन्यूट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होता है, हैव अ माइन्यूट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, जैसे ये जेनेटिक मटेरियल है, ये इनर लेयर है और ये आउटर लेयर है, तो उसके बीच में ऐसे ऐसे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल है पॉक्स वायरस। तो अपना जैसे चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ये सब जो जिन भी ये डिसीज़ के बाद पॉक्स लगा होता है, उसको हम इस वाले क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं। तो ये इसके बाद हमने डायग्राम देख ही लिया कि ये डीएनए है, और इसमें इसका साइज़ भी मेंशन है। तो अगर आपको जो टोबैको मोज़ाइक वायरस होता है, जो जनरली क्वेश्चन में आता है, अभी आया भी होगा, टोबैको मोज़ाइक वायरस और बैक्टीरियोफेज, तो दोनों लेबल डायग्राम है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो। और मैं अभी भी आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करें, मैं रिप्लाई भी करूँगी, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो वीडियो बना के भी दूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।